नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली कांझलवाला केस में पुलिस अब खंगाल रही है कॉल डिटेल्स। एफएसएल की टीम को कार से मिले ब्लड के निशान। परिवार ने अंजलि के नशे में होने और हादसे के दावे पर उठाए सवाल। यूपी में निकाय चुनाव पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जल्द चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सीएम योगी ने फैसले का किया स्वागत। जैन धर्म के तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने पर बढ़ा विरोध। गुजरात में मुंबई तक फैसले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। नेशनल हाइड्रोजन मिशन को बड़ा बूस्ट। पानी से गैस बनाने यानी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने पर सरकार खर्च करेगी करीब 20,000 करोड़ रुपए। कैबिनेट ने दी मंजूरी। 7 लाख डीडी फ्री डिश मुफ्त में देने का भी फैसला। मंदी की आहट से बाजार में घबराहट। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट। मिडल स्मॉल कैप लुढ़के। मेटल, रियलिटी, आईटी भी पिटे। सेंसेक्स 637 और निफ्टी 200 गिरे। घरेलू वैक्सीन इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। 2200 करोड़ रुपए के इंसेंटिव प्रस्ताव पर चल रहा है विचार। खबरों की शुरुआत। अंजलि की मौत और मिस्ट्री की जांच तेज हो गई है उससे। इस केस में अब तक कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, तो वहीं पुलिस केस की तह तक पहुंचने के लिए कॉल डिटेल्स की भी अब मदद ले रही है। फिलहाल पुलिस ने अंजलि और उसकी दोस्त निधि की कॉल डिटेल निकाली है। इधर एफएसएल की टीम ने कार की जांच शुरू की है। कार और स्कूटर को साथ लाकर पूरे सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। कार के नीचे से खून के धब्बे मिले हैं। इसके अलावा कार के नीचे घुसकर यह समझने की कोशिश भी की गई है कि कार के नीचे एक इंसान जब फंस जाए तो कार चलाने की स्थिति में रहेगी या नहीं, या फिर कार चलाने वाले को कितनी दिक्कत उसके बाद होगी। तो वहीं इससे पहले इस पूरे मामले में अब तक मृतक लड़की के परिवार ने आज अंजलि की सहेली के बयान को सरासर झूठ बताया। कहा कि निधि के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लड़की के परिवार का यह भी कहना है कि अंजलि शराब नहीं पीती थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अंजलि के परिवार ने निधि पर जो आरोप लगाए हैं वो सुनिए। निधि की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई हैं। आप निधि को जानती हैं क्या, जो उसकी दोस्त बताई जा रही है? मैं नहीं जानती निधि को। आप निधि को जानती नहीं है? उससे पहले कभी कोई मुलाकात भी हुई नहीं? पहले घर पे आए थे, फिर लेके गए? मैंने नहीं देखा निधि को। अच्छा, अंजलि को पहले निधि ने कहा कि बहुत शराब पी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा है नहीं। अंजलि ने कहा कभी शराब पी थी? हमारे घर पे तो कभी नहीं पी और नहीं कभी पी के आती थी ये वो। निधि कभी घर पे आई आपके? नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। निधि जो आरोप लगा रही है या जो बातें कह रही है, आपको लगता है कि वो ठीक है या गलत है? गलत है। ऐसा सारी निधि की बातें गलत है? हाँ जी। क्यों कर रही होगी ऐसा? हमें नहीं पता जी क्यों कर रही है। निधि को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो अंजलि के साथ नहीं है। और निधि ने जो कहा है, अंजलि ने अल्कोहल करी थी। अगर अल्कोहल होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर आती। ठीक है। और दूसरी बात, 1:30 बजे की उसमें क्या बोलते हैं फुटेज में वो लड़की साथ में थी। 2 बजे की फुटेज में वो लड़की साथ में नहीं थी। ये सारा प्लान उस निधि का है। नहीं तो निधि ऐसा क्यों कर रही है? जब उससे पहले आपने देखा नहीं, उससे दोस्ती नहीं, तो ऐसा क्यों कर रही है? ये तो पुलिस प्रशासन उससे सख्ताई से पूछे कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से अभी तक तो संतुष्ट है, पर जो हम कहते हैं और अच्छे सख्ताई से पेश आए उससे पुलिस। आपको निधि पे शक है क्या, जो वो सब बात कह रही है? जो जी हमको पूरा शक है निधि पे। तो वहीं अंजलि के परिवार के अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी अंजलि की सहेली निधि को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। टीवी पे अंजलि की दोस्त बार बार ये कह रही है कि अंजलि की ही गलती थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी, और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। इसने किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी। पुलिस को नहीं बताया, अंजलि के पेरेंट्स को नहीं बताया। उस समय ये स्कूटी उठाकर उस गाड़ी का पीछा भी तो कर सकती थी, ये कोशिश तो कर सकती थी, कोई कोशिश तो करती जिससे कि अंजलि की जान बचाई जा सकती हो। तो एक तो इसने कुछ करा नहीं, ऊपर से जब पुलिस इसके पास पहुंची तब से लेकर अब तक ये सिर्फ और सिर्फ
अंजलि को बदनाम करने में लगी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी लड़की जो अपनी मरी हुई दोस्त उस तक की नहीं हो सकती, उसकी बातों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है। और इससे पहले कल अंजलि की सहेली सामने आई थी और उसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देते हुए कहा था कि अंजलि शराब के नशे में स्कूटर चला रही थी। उसने बताया था कि जब हमारी स्कूटी की कार से आमने सामने की टक्कर हुई तो अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई। अंजलि की सहेली ने आरोप लगाया कि आरोपियों को पता था कि वो गाड़ी के नीचे फंसी थी, फिर भी वो रुके नहीं। अंजलि अपने आपे में नहीं थी, बिल्कुल बहुत ड्रिंक कर रखी थी मतलब उसने। तो मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगी, उसने बोला मैं चलाऊंगी। मैंने फिर क्या बोला उसको, मैंने कहा जब वो मानी नहीं ना, जब मेरे से ज्यादा जिद बहस करने लग गई, हाथापाई करने लग गई, तो मैंने उसकी चाबी उसको दे दी। मैंने कहा ले तू अपनी चाबी बहन, तू चला स्कूटी। वो लेके गई आगे तक, हम ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे। उस दौरान मेरी भी मौत हो सकती थी, बस उस हादसे से मैं बच गई। मैंने ट्रक से हम भिड़ते भिड़ते बचे, मैंने ब्रेक मारा, वो भी आगे बैठी थी। वो एकदम वो लड़के आए आगे से, सामने की टक्कर थी, वो आए सामने से और हम भी सामने से आ रहे थे। मैं साइड गिर गई उल्टी साइड और वो सामने बिल्कुल अंदर फंस गई, कनेक्टर साइड बिल्कुल सीधे की साइड फंस गई। वो फंसने के बाद वो चीख भी रही है कि मुझे बचाओ, निकालो। उन दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं बचाओ। उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जानबूझ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। और ये मौत की गुत्थी अब झूठ और सच में फंसी है। निश्चित तौर पर जो दावे निधि ने कल किए थे उन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है कि पूरा सच सामने आए। आखिर अंजलि का कातिल कौन है, हादसे की थ्योरी में कितना दम है और ये सब क्या प्लान्ड मर्डर का हिस्सा है। अब सारा दामोदार जांच एजेंसियों और पुलिस पर है कि वो ईमानदारी से इस मामले का पर्दाफाश करें। आगे बढ़ेंगे और बात अब करेंगे जम्मू की, जहां पर आतंकवादी हमले की आशंका के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर अतिरिक्त सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं। सीआरपीएफ के 1800 अतिरिक्त जवान पुंछ और राजौरी तैनात किए जाएंगे, जिनमें से 1000 जवान दिल्ली से भेजे गए हैं। इस बीच राजौरी में कुछ घंटों के भीतर ही हुए आतंकवादी हमलों में 6 लोगों की मौत के खिलाफ सीमावर्ती शहर पुंछ आज भी बंद रहा। पूरे जम्मू क्षेत्र में इन हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बंद को देखते हुए पुंछ और राजौरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अब बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें यूपी सरकार को ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार की ओर से नियुक्त पैनल को 3 महीने में राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा। कोर्ट ने इस मामले में दूसरे पक्षों को भी नोटिस दिया है और 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। और जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ श्री समेध शिखर जी को झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश भर में जैन समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने यह ऐलान करीब 15 दिन पहले किया और जैन समाज के लोगों का कहना है कि पर्यटन स्थल बनाए जाने से समेध शिखर जी की जो पवित्रता है उसको नुकसान होगा। मुंबई में जैन समाज ने आजाद मैदान में बड़ा प्रदर्शन किया, तो वहीं जयपुर में इस फैसले के खिलाफ 10 दिनों से आमरण अनशन कर रहे 72 वर्षीय जैन मुनि सुयज्ञ सागर महाराज जी ने मंगलवार को प्राण त्याग दिए। मुंबई में जैन समुदाय के लोग भी सड़कों पर हैं। आंदोलन की महारैली मेट्रो सिनेमा से आजाद मैदान तक समेत शिखर जी की झांकी के साथ निकाली जा रही है। देखते हैं हमारे संवाददाता विवेक की रिपोर्ट। झारखंड की जो पहाड़ी में जो शिखर समेत है उसको लेकर टूरिस्ट स्पॉट बनाने के जब से ऐलान हुआ है उसके बाद सैकड़ों की तादाद में देखिए जैन समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं झारखंड सरकार के खिलाफ। और साफ तौर पे देखिए किस तरह मुंबई की 20 सड़कों में यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, पुरुष बैठे हुए हैं और ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो समेत शिखर है उनका एक पवित्र तीर्थस्थल है, उसे किसी भी हाल में टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना दिया जाए, जिसको लेकर अभी ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और मुंबई के जो फैशन स्ट्रीट है, जो आजाद मैदान है, उसके ठीक बाहर ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग हैं जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। महिलाओं की बात कर रहे हैं, पुलिस की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी साफ और एक ही मांग है
समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। और अब बात कैबिनेट के अहम फैसले की। सीएनबीसी की आवाज की खबर पर मुहर लग गई है। सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में नेशनल हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई। इसके तहत 2030 तक 50 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है। ग्रीन हाइड्रोजन पर 8 लाख करोड़ से ज्यादा का अब निवेश होगा। हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2023 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके लिए 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को तैयार किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा, और इन दोनों के लिए जो इंसेंटिव्स कुल मिलाकर 17,490 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय किया जाएगा। कैबिनेट के फैसले के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी, आवाज की खबर पर मुहर लग गई। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत क्या क्या होगा अब? देखिए, कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दिया जाना। इस पर जो सरकार है वो करीब 19,744 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस मिशन के तहत पानी से हाइड्रोजन गैस बनाया जाएगा। आपको याद होगा कि आप स्कूल में पढ़ते थे कि पानी का केमिकल नेम क्या है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी बना है। उसी मिलान को तोड़ा जाएगा इस मिशन के तहत। इस मिलान को तोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक मशीन जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन भारत में काफ़ी कम होता है। इस उत्पादन को बढ़ावा देने पर सरकार खर्च करेगी, और बाकी ऐसे दूसरे कंपोनेंट के उत्पादन को बढ़ावा देने पर सरकार 17,940 करोड़ रुपए खर्च करेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकार करीब 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे सरकार का अनुमान है कि इस पूरे मिशन के तहत 6 लाख रोजगार के नए मौका पैदा होंगे। 8 लाख करोड़ रुपए का कुल निवेश आएगा, और ये जो हाइड्रोजन बिजली पानी से पैदा होगा उसकी सप्लाई अलग अलग सेक्टरों की जाएगी जो अभी गैस मांगते हैं। और इस ग्रीन हाइड्रोजन के पैदा करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है इस मिशन के तहत कि 2030 तक 50 लाख टन सालाना ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का क्षमता भारत में पैदा हो जानी चाहिए। और ये जो पूरे सरकार की कोशिश है, उससे सरकार का अनुमान है कि जो हम गैस का इंपोर्ट करते हैं उसके इंपोर्ट बिल में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी सालाना। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो है दूर दराज के इलाकों में डिश पहुंचाना, ऑल इंडिया रेडियो की सर्विस पहुंचाना, FM रेडियो पहुंचाना। उस पर सरकार करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और पिछड़े इलाकों में 7 लाख DD फ्री डिश मुहैया कराएगी। ऑल इंडिया रेडियो, DD के इन सब के ट्रांसमिशन लाइन को भी दुरुस्त किया जाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया है वह आपको सतलुज जल विद्युत निगम की तरफ से एक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसको सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहते हैं, वो बनाया जाएगा, जिस पर करीब 2,614 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए कैबिनेट की बैठक में। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। तो एक तरफ तो सरकार हाइड्रो मिशन को बूस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के जोशीमठ में हाइड्रो प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। खबर है कि इस प्रोजेक्ट से जमीन खिसकने का खतरा बढ़ गया है। कई जगहों पर घरों में दरारें आ गई हैं। नदियों का पानी दीवारों से अब बाहर निकलने लगा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के डीएम से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। और अब बात आने वाले बजट की। दरअसल बजट में इस बार इंडियन वैक्सीन इंडस्ट्री को बूस्टर डोज मिल सकता है। इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बजट में करीब 2200 करोड़ का इंसेंटिव देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ताकि वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर्स, कार्ट्रिज और साथ ही कैसेट्स जैसे जरूरी आइटम्स का इंपोर्ट ना करना पड़े। डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं आलोक बताइए, आत्मनिर्भर वैक्सीन को बूस्ट करने को लेकर बजट में क्या कुछ प्लान होगा? बिल्कुल, देखिए, इंडियन वैक्सीन इंडस्ट्री को बजट में एक बड़ा तोहफा मिल सकता है, और ये तोहफा हो सकता है सरकार इस इंडस्ट्री को, घरेलू इंडस्ट्री को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज या इंसेंटिव का ऐलान कर सकती है बजट में। और ये इंसेंटिव करीब 2200 करोड़ रुपए का हो सकता है, जिसका इस्तेमाल जो वैक्सीन इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से
आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाएगा। अभी तक जो वैक्सीन इंडस्ट्री है कई तरह के इनपुट्स या रॉ मटेरियल विदेशों से इंपोर्ट करती है, जो कि वैक्सीन बनाने के लिए निहायत ही ज़रूरी होते हैं, जैसे कि फिल्टर्स, कार्ट्रेज और कैसेट्स। इन तमाम चीज़ों का इंपोर्ट अभी बड़े पैमाने पर विदेशों से होता है। सरकार चाहती है कि जो ये आर्थिक पैकेज का ऐलान हो, उसका इस्तेमाल इन तमाम रॉ मटेरियल्स को, इनपुट्स को घरेलू तौर पर ही बनाने में किया जाए, और जो भी इंडस्ट्री इन तमाम चीज़ों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग करेगी इसको इंसेंटिव के तौर पर दिया जाए। तो सरकार की योजना ये है कि जो वैक्सीन इंडस्ट्री अभी कोविड के समय से पूरी तरह से ग्लोबल लीडर बनी है, उसको 100% आत्मनिर्भर बनाया जाए और तमाम जो चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ विदेश से इंपोर्ट ना करना पड़े। जैसे कि सालाना अगर देखें इंडियन वैक्सीन इंडस्ट्री का तो 13% से ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन सरकार चाहती है कि इसका ग्रोथ और हो, लिहाजा इसका पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना जरूरी है, और इसी दिशा में सरकार बजट में ये बड़ा कदम उठा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात करते हैं मार्केट की। 2 दिन की बढ़त के बाद बाजार में आज बड़ी गिरावट रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 637 पॉइंट गिरकर 60,657 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 190 पॉइंट गिरकर 18,043 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली का आज दौर रहा। यतिन से समझते हैं मार्केट का आज हाल कैसा रहा। यतिन, किन सेक्टर्स में आज एक्शन रहा, कहां पर सुस्ती दिखाई दी? तो आज बाजार की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आपको मेटल और बैंकिंग शेयरों में दिखाई पड़ी। इनफैक्ट निफ्टी का अगर हम लेवल देखें तो लगभग 18,000 के आसपास ही आके बंद हुई। अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें जो काफ़ी चुनिंदा थे, दिवीज लेबोरेटरीज आपको दिखेगा सबसे ऊंचे पायदान में, लगभग 1.25% की तेजी। इसके अलावा मारुति सुजुकी कल की तेजी यहाँ HDFC लाइफ में बरकरार आपको दिखेगी, और आइशर मोटर्स में मार्जिनल गेन्स आपको नजर पड़ेंगे। लूजिंग एंड पे आपको मेटल नाम दिखाई देंगे, खास करके JSW स्टील और हिंडाल्को, इन दोनों ही स्टॉक्स में लगभग 4% की आपको डिक्लाइन दिखी। कोल इंडिया और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में भी आपको ऊपर के लेवल से काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप्स में डायग्नोस्टिक स्टॉक्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपको दिखेंगी गेनिंग लिस्ट में, खास करके HPCL और डॉक्टर लाल पैथलैब, एबर्ट और ABB इंडिया जैसी MNC काउंटर्स में भी आपको थोड़ी बहुत खरीदारी दिखी। लूजिंग एंड पे आपको सरकारी बैंक्स और छोटे मझोले बैंक्स दिखेंगे, खास करके येस बैंक 3% नीचे। इसके अलावा सेल, आदित्य बिरला कैपिटल और टाटा की ट्रेंट जैसी कंपनियों में आपको 2 से 3% की कट्स आते हुए नजर पड़े। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और रिलायंस ने गुजरात की 100 साल पुरानी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी सोशियो हजूरी में बड़ा हिस्सा खरीद लिया है। कंपनी ने सोशियो हजूरी ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सा लिया है, लेकिन इसके बाद भी कंपनी में हजूरी परिवार की हिस्सेदारी रहेगी। सोशियो हजूरी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जूस बनाने वाली कंपनी है, जिसके पास सोशियो, कश्मीरा, लेमी, जिमलिम जैसे मशहूर ब्रांड है। इस डील के साथ ही रिलायंस कंज्यूमर ने सॉफ्ट ड्रिंक का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और बड़ा कर लिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के कई बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स पर कंजेशन की दिक्कत ना हो, इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कमर कस ली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंजेशन दूर करने के लिए नया एक्शन प्लान बनाया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, बताइए कंजेशन को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी की क्या तैयारी है? जी, दिल्ली मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स पे कंजेशन की समस्या तो लगातार सुर्खियों में रहती है, लेकिन देश के कई सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथ में है और जहां पैसेंजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन एयरपोर्ट्स पे आने वाले दिनों में कंजेशन ना हो, इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें जो कुछ मुख्य बातें हैं कि करीब 21 एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे एक टाइम मैपिंग स्टडी की जाएगी, यानी कि एक पैसेंजर को चेक इन से लेकर या गेट में एयरपोर्ट पे एंट्री से लेकर और बोर्डिंग के बीच में कितना समय लगता है और उसे कैसे कम किया जाए, इसके लिए एक स्टडी कराई जाएगी, जिसमें जो एयरपोर्ट्स हैं चेन्नई, कोलकाता, अमृतसर, श्रीनगर, जोधपुर, वाराणसी जैसे करीब 21 एयरपोर्ट्स इसमें शामिल किया जाएगा। हर एयरपोर्ट्स पे एक नोडल ऑफिसर रखा जाएगा जो कि कंजेशन को दूर करने के तरीकों पर विचार करेगा। इसके अलावा करीब 200 से ज़्यादा नई एक्सरे मशीन्स का भी ऑर्डर दिया जा चुका है जो अलग अलग एयरपोर्ट्स पे डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके अलावा साइनेज और इंफॉर्मेशन का जो डिस्प्ले है वो रखा जाएगा। इसके अलावा एक पैसेंजर्स को यात्रा से ठीक पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए उसको लेकर भी इंफॉर्मेशन और रिमाइंडर दिया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात कि लगभग जितने भी एयरपोर्ट्स हैं जहां बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स हैं वहां पे उसका एक रिव्यू किया जाएगा कि कौन से टाइम में जो पीक आवर्स है उसमें फ्लाइट्स का जो डिपार्चर है उसको किस तरीके से कम किया जाए। तो ऐसे कुछ कदमों पर विचार कर रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रोहन आपका। और पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। मंगलवार को हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन को लोगों ने निशाना बनाया।
पत्थरबाजी से ट्रेन की खिड़की के शीशे में दरार आई है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मामले की एनआईए जांच की मांग की। साथ ही शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह घटना बंगाल में असहिष्णुता के स्तर को दर्शाता है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। ये वही ट्रेन है जिसके अनावरण और फ्लैगिंग ऑफ के समय जय श्री राम के नारे लगे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे बहुत नाराज हुई। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती है और जो विकास विरोधी, राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, उन्हें खुली छूट दी जाती है कि वो इस प्रकार के कृत्यों को करे और वहां की सरकार कार्रवाई करने के बदले नैरेटिव बनाती है, कंस्पिरेसी थियरी की बात करती है, परंतु ऐसे तत्वों पर काबू पाने में असक्षम है। ये असहिष्णुता का भी प्रमाण है। और अगर आप गुजरात में कारोबार कर रहे हैं और आपके साथ किसी ने धोखाधड़ी की है तो आपका पेमेंट अगर इस वजह से फंस गया है तो अब पुलिस खुद सहायक बनकर पेमेंट रिकवर कराने में आपकी मदद करेगी। धोखाधड़ी में फंसी रकम निकलवाने के लिए गुजरात सरकार ने व्यापारियों के लिए खास एसआईटी की रचना की है। इस एसआईटी से कारोबारियों को कितना फायदा हुआ वो बता रहे हमारे संवाददाता केतन जोशी। ये है जयेंद्र राजपूत, टेक्सटाइल कंपनी चिरीपाल ग्रुप में डायरेक्टर हैं। इनकी कंपनी के 15 करोड़ रुपए फंसे हुए थे जो वापस नहीं आ रहे थे। आखिरकार सरकार की बनाई हुई एसआईटी के पास उनका केस आया तो 8.5 करोड़ रुपए वापस आ गए और बाकी की रकम जल्द लौटने की उम्मीद है। कपड़ों के दूसरे व्यापारी अरविंद जालान को भी 4 करोड़ की वापसी की उम्मीद है, इसलिए एसआईटी में केस दाखिल किया है। 15 करोड़ रुपया व्यापार में फंसा हुआ है, जिसमें से हमने मस्कती क्लॉथ मार्केट, निक्लॉथ मार्केट के थ्रू हमने करीब 37 केस किए हुए हैं। 37 केस में से करीब 15 केस के करीब 8.5 करोड़ रुपया हमारा अभी तक आ चुका है और बाकी के केस भी चल रहे हैं, जिसमें हमको उम्मीद है कि वो भी आ जाएंगे। हमारा लगभग 8 केस अभी हमने एसआईटी में दिया हुआ है, लगभग 6 महीना हो गया। उसमें एक बॉम्बे का है और बाकी छोटे छोटे सब दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, ऐसे सब जगह मिलाकर के 7 केस टोटल है। तो उसकी टोटल की रकम 8 केस की 4 करोड़ होती है और हमको उम्मीद है जैसे जिस तरीके से एसआईटी काम कर रहा है, हमको पूरी उम्मीद है कि हमारा पैसा निकलेगा। वैसे तो गुजरात के कपड़ा व्यापारियों की सबसे पुरानी संस्था मस्कती महाजन अपने तरीके से आर्बिट्राज के जरिए व्यापारियों के फंसे हुए पैसे निकालने की कोशिश करती थी, लेकिन पिछले 2 साल से गुजरात सरकार की एसआईटी व्यापारियों को 1000 करोड़ रुपए वापस दिलाने में कामयाब रही है। होम मिनिस्टर के पास हम गए थे तो उन्होंने एसआईटी का हमसे मिलकर गठित किया 2020 में। उसके बाद काफ़ी मात्रा में, काफ़ी अमाउंट में हमारे पैसा रिकवरी हुआ है। टोटल हमने अभी तक रजिस्टर 1800 केस रजिस्टर हमने एसआईटी में दिए, उसमें से हमारे 700 केस हमारे सॉल्व हो गए। अभी तो नए नए व्यापारी भी आ रहे हैं, जो लोग बता नहीं सकते वो भी यहाँ पे आके अपने खुले मन से बता रहे हैं कि हमारी ये चीटिंग हुई है। हम पूरा प्रयत्नशील रहेंगे कि आगे भी ऐसी अच्छी कार्यवाही करते रहेंगे। शुरुआत कपड़ा व्यापारियों से हुई और उसके नतीजे काफी अच्छे रहे, इसलिए अब हर व्यापारी संगठन के लिए एसआईटी बना दी गई है। गुजरात के कारोबारियों के लिए ये कदम बड़ी राहत ला सकता है। एसआईटी की रचना होने से न केवल फंसे हुए पैसे वापस आएंगे, लेकिन हर व्यापारी धड़ल्ले से कारोबार कर पाएगा। और अब तो हर संगठन के लिए एसआईटी की रचना के ऐलान के बाद जो धोखाधड़ी के मामले हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब बात ठंड और कोहरे की। पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे से बुरा हाल है। लगातार शीतलहर और घने कोहरे से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पारा लुढ़कने से यूपी के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं। इस बीच आईएमडी ने कहा है कि फिलहाल ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अगले 5 दिन कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे की उम्मीद रह सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।